नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब झारखंड की सियासी फिजाओं में हलचल तय है। जहां बीजेपी की जीत से उत्साहित बाबूलाल मरांडी अब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही सरकार आने के बाद एनआरसी लागू करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सरकार चला रहे जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की गांठ को लेकर भी सवाल कई हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में बीजेपी की जीत का असर झारखंड में क्या रंग लेकर आता है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 3 राज्यों में जीत से गदगद भाजपाई दावा कर रहे हैं कि अब इसका असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ना तय है। दावा ये तक किया जा रहा है कि हार से हड़कंप मचने वाला है और गठबंधन की चल रही सरकार में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन की गांठ क्या झारखंड में भी ढीली होगी? क्या वाकई में इन नतीजों से जेएमएम और कांग्रेस के रिश्तों में सियासी उतार चढ़ाव होगा? इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। वैसे भी इन दिनों मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम पर पूरा जोर दे रही है। सोमवार को भी सीएम ने गिरिडीह पहुंचकर एक बार फिर से सियासी संदेश देने की कोशिश की, मगर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का असर झारखंड की सियासत पर पड़ना तय है। देश में हाल में 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आ गए हैं और विशेषकर जो हिंदी बेल्ट के 3 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसमें जिस तरह से केंद्र की सत्ताधारी भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की है, वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा संदेश है। और चूंकि झारखंड में भी कांग्रेस के साथ मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार चला रही है, तो अब उसके लिए एक बड़ा संदेश है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो उसकी एक राजनीतिक मुहिम रही है, उसको कांग्रेस के साथ रहते हुए वो कितना आधार दे पाएगी, ये विचारणीय है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार इन परिणामों के बाद ईडी और इनकम टैक्स से जो कार्रवाइयां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सरकार से जुड़े हुए अन्य अधिकारियों एवं मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह से वो जांच और अन्य कार्रवाई कर रही थी, उसमें तेजी आने की आशंका है। ऐसे में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले झारखंड सरकार में और झारखंड में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सभी 81 सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी भी रणनीति का ताना बाना बुन रही है। अगला झारखंड विधानसभा का चुनाव नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाला है, यानी कि साल के आखिर में। मतलब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों इसी साल होंगे, जहां एक तरफ जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर पूरा जोर दे रही है। वहीं सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के सत्ता में आने पर एनआरसी का दावा खेल दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन चुनावी नतीजों का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ना तय है? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और इसी बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 1 महीने से प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो पहाड़िया जनजाति है, उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है जिसको कि राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, दोनों विजिट कर चुके हैं। लिट्टी पाड़ा और सुंदर पहाड़ी का ये हाल है। और हालात ये हैं सर कि ना वहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था है,
और ना आपको आश्चर्य होगा, जो पीटीजी को 100% हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उनका नाम लिस्ट तक में नहीं है सर। एक भी आदिवासी परिवार को, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, एक भी आदिवासी को वहां ना प्रधानमंत्री आवास है, ना डॉक्टर की सुविधा है। और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहां चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए, यहां से केंद्रीय टीम को भेजा जाए और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के, उनकी जान बचाएगी। तो सुना आपने जिस तरह से बीजेपी नेता विधानसभा में सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और मलेरिया को लेकर, साथ ही साथ आदिवासी को लेकर जो भी काम नहीं हुए हैं उसका आरोप हेमंत सरकार पर बढ़ रहे हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर सच्चिदानंद जी आपसे ही, जिस तरह से निशिकांत जी का बयान सामने आया है और संसद में वो कहते हुए पाए गए हैं कि मलेरिया और आदिवासी को लेकर, आदिवासी के हकों की बात की है उन्होंने और सरकार बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर चुकी है कि इस मांग को लेकर आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता का जनाधार लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने कुर्सी पे काबिज हुए और जो पत्र में जो वायदे थे, वो मुझे लगता है कि अब उनका 28 दिसंबर में 4 साल पूरा हो जाएगा और किसी भी वायदों में वो सफल नहीं हो पाए और अपने वायदों में सफल नहीं होने के कारण विपक्षों का जो भी बातें जो है उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और अब जब कार्यकाल समाप्ति के कगार पे 1 साल और बचे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ कर पाएंगे, इसलिए कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जब अनेकों पहाड़िया जनजाति बच्चों की जो है मौत हो जाती है और वहां तक सड़कें नहीं है, और जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो भी राशन है, बिजली है, पानी है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य भी नहीं पहुंच पाए, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में और बरहेट में जाकर के वो कैंप करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और इस तरह की जब सूचना मिलती है तो उन लोगों से मिलने तक नहीं जाते हैं, ना वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं, ना मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो इससे बड़ी और विभत्स बात और क्या हो सकती है। और मैं बता दूं कि जो घोषणा पत्र में उनके वायदे थे, चाहे बेरोजगारों को लेकर के बेरोजगारी भत्ता हो, जो ग्रेजुएट थे उनको 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको 7,000 और उसके बाद 6 महीने के अंदर जितने भी सरकारी पद रिक्त थे उनको भरने की बात उन्होंने की थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उनके उलट जो है वो अपने अगुआ आवास का घोषणा किए थे कि 3 लाख रुपया मैं आवास के लिए दूंगा, जो अभी तक वो नाकाम ही रहे हैं और अब कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी। भविष्य में क्या होगा पता नहीं। उसके उलट एसपीटी और सीएनटी एक्ट के तहत अवैध जो है बालू गिट्टी का जो है पत्थर का उठाव हो रहा है, जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई उनके प्रतिनिधि की। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार और एकदम विभत्स दृश्य जो देखने को झारखंड प्रदेश में मिल रहा है, तो कहीं न कहीं जनता में आक्रोश है। उन्हीं के आदिवासी बाहुल के जितने भी युवा वर्ग के हैं, लड़के हैं, मैंने खुद जाकर के भी देखा, वो खुद उल्टा। फिरोज खान जी, निशिकांत दुबे का बयान तो आपने सुना, जिस तरह से लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। सुंदर पहाड़ी और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया को लेकर बात की जाए तो मलेरिया के झाड़ फूंक से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया, खबरें लगातार चला रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर लचर हैं। खुद आपकी पार्टी के लोग वहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के हादसे होंगे तो मुख्यमंत्री की आंखें खुलेंगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बर्खास्तगी की मांग कर रही है। प्रियंका जी, सबसे पहले निशिकांत दुबे जी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। वो वहीं के सांसद है, उन्होंने क्या किया वहाँ के लोगों के लिए जहाँ बीमारी फैल गई। फिरोज खान जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय जो सवाल करेगा आप उस पर भी सवाल उठाएंगे। पानी में तो आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, सरकार रहते हैं और आप जनता को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उसके उलट जो मन में है उन्होंने जनता ये चीज समझ चुकी है। अब आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ज्यादा दिन बचा नहीं है। जो भी घोषणा पत्र आप लोगों का था उसमें आप लोग गिर जा रहे हैं। निशिकांत दुबे का ना कमी है ये। सांसद केंद्र से रोड को लेकर के आएगा, केंद्र का रोड मंत्री आपका नितिन गडकरी है, उनकी केंद्र में सरकार है,
लाइए अपना वहाँ पर अपना क्षेत्र में खर्चा कीजिए। अपना क्षेत्र केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी राजस्त्रीय समस्याएं पहले निचले स्तर नहीं तो आप कह रहे हैं फिरोज खान जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। अरे एक जनप्रतिनिधि बोल रहा है अपने क्षेत्र का, तुम्हारा रोड नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब निशिकांत दुबे ने काम नहीं किया गोड्डा में। और जो निशिकांत दुबे हारे और मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र नहीं है वो, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। मतलब अगर काम नहीं हुआ है, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, तो आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। जनता के बारे में सरकार आपकी है वहाँ पर। निशिकांत दुबे जी ने जो विकास किया है ना, उसकी चरण के धूलि के बराबर भी आप लोगों ने काम नहीं किया है। अगर आप कहें तो मैं गिना दूं, मैं बार बार कहता हूँ काम गिना दीजिए तो गिना नहीं पाता। मैं पूछना चाहता हूँ इस बीजेपी के प्रवक्ता से, निशिकांत दुबे ने क्या किया वहाँ बताओ। बता रहे हो, देवघर में एम्स, देवघर में एयरपोर्ट, देवघर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, 4 लेन की जो है सड़कों का बौछार, रेलवे का आना, गोड्डा विधानसभा में पासपोर्ट ऑफिस, फिरोज खान जी, बीजेपी से सवाल करने से आप अपने सवालों से बच नहीं सकते हैं। आप बीजेपी से सवाल करेंगे, लेकिन बीजेपी यदि काम नहीं भी करेगी तो क्या आप काम नहीं करेंगे? करने से खान जी आप अपने उपलब्धियों गिना दें। सांसद बोल रहा है करने से अच्छा है अपने उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिना दें। कार चल नहीं सकती है, अरे भैया उन्हीं का ना क्षेत्र है, इतना गद्दावर नेता है, इतने बड़े नेता है, इतने बड़े लीडर है। नहीं तो आपके कहने का मतलब है कि विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम कहाँ जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री नहीं, आप जिम्मेदारी से भाग ही रहे हैं फिरोज खान जी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पे कुछ काम किया जा रहा है, कुछ योजना बनाई जा रही है। आप सीधे बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठाइए, बेशक सवाल उठाइए, लेकिन काम करने के बाद सवाल उठाइए। आप निकल करके आई, मैं शर्मिंदा कर रहा हूँ, जो बचे हैं 1 साल उसमें खाली बांग्लादेशी मंदिर मस्जिद ये सब करेंगे और विकास का बात करो ना। फिरोज खान जी, स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ पर बात हो रही है, एक बच्चे की मलेरिया से जान चली जाती है और उसके बाद इतने असंवेदनशील आप लोग हैं कि आप एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी लगा रहे हैं। हम लोग पूरा संवेदनशील प्रत्यारोप लगाते थे कि राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जिसका 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, वो चैप्टर और जहाँ पर मलेरिया फैला है, बीमारी फैला है, वहाँ पर जाकर हम लोग वहाँ पर काम करने। दीपक कुमार जी मेरे साथ है, दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। दीपक कुमार जी, ये तस्वीर आपने जिस तरह से यहाँ पर बयानों का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वो आपने देखा ही होगा। एक तरफ 3 राज्यों में जीत मिली है, लेकिन यहाँ पर यदि हम झारखंड की बात करें तो खास तौर से सुंदर पहाड़ी के इलाके की जो बात विधानसभा में हो रही थी, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें अब यहाँ डिबेट में की जा रही हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जिम्मेदारी क्या दोनों ही पार्टियों को नहीं लेनी चाहिए? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके आप कब तक जिम्मेदारी से भागेंगे? सबसे पहली बात तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र राजमहल का आता है, जहाँ के सांसद विजय हांसदा जो जेएमएम के हैं, उसके बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र जहाँ के सांसद निशिकांत दुबे हैं, वो गोड्डा आए थे, वो उस जगह भी गए थे। और जहाँ पर आधिकारिक रिपोर्ट जहाँ तक है, जो गोड्डा के उपायुक्त हैं जिशान कमर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी मुद्दे पे। आधिकारिक रिपोर्ट यह है कि 4 बच्चे की वहां पे मलेरिया से मौत हुई है। जो 20 का आंकड़ा है, वो शायद आंकड़ा पता नहीं वो कहां से सांसद महोदय को मिला है। आधिकारिक रिपोर्ट जो है वह 4 बच्चों की मौत हुई है और लगभग सभी स्टेट लेवल की टीम वहां पे कैंपेनिंग कर रही है, मास लेवल पे सर्वे हो रहा है और अब जो है उस पर नियंत्रण भी पा लिया गया है। और जहां तक उस क्षेत्र की बात है, तो उस क्षेत्र की बात है कि वहां जो ट्राइबल का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो काफी प्रिमिटिव स्टाइल का है, बहुत प्राचीन तरीके का है। वो लोग जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। और जहां तक बात है सड़कें नहीं है, बिजली या पानी की जहां तक बात होती है, तो यह भी एक चीज देखा जाए कि हेमंत सोरेन की सरकार 2019 से झारखंड में है, उससे पूर्व से ही वहाँ पे बीजेपी की सरकार रही है। लेकिन तो दीपक कुमार जी, इन 4 सालों में भी वहाँ कोई मेडिकल ड्राइव चलाने की कोशिश नहीं की गई कि वो जो आदिवासी लोग हैं उन्हें मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करा दी जाए? वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट है कि वहाँ पे जनवरी और अप्रैल मंथ में सर्वे हुआ था, लेकिन बीच के महीनों में लगभग ये जो आपका अक्टूबर में जो है वहाँ पे जो स्प्रेड नहीं जो हुआ, जिस कारण से वहाँ पे मलेरिया के सिम्टम्स वहाँ पे फैले और घटना घटने के बाद वहाँ पे निश्चित के प्रशासन को जानकारी
हुई और उसके बाद मास लेवल वहां पे टेस्टिंग किए जा रहे हैं। बाबूलाल नहीं तो मरांडी जी आप इसे किसका फेल्योर मानते हैं? ये कहीं ना कहीं सिस्टम तो फेल्योर हुआ है मैम। ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं फेल्योर तो हुई है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी हुई ना? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चे की मौत हुई है, 4 मासूम बच्चों की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। विधानसभा क्षेत्र से जब बात निकलती है दोनों को काम करने की जरूरत है। सच्चिदानंद जी, दीपक जी का कहना है कि सवाल आप जरूर उठाइए लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, कम से कम बच्चों की मौत पर तो नहीं। नहीं, ये राजनीतिक नहीं है मैडम। ये जो चीजें निकल करके आई है बहुत ही गंभीर विषय है, और जब तक यह विषय सार्वजनिक नहीं होगी, जनता जनार्दन को यह पता नहीं चलेगा, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र से इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, जहाँ पर कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ना राशन है, ना बिजली है, ना पानी है। विधानसभा में है, आप सवाल उठाइए, सवाल आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप जानकारी ले सकते हैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन आप तो 3 राज्यों में आपको जीत मिल गई, तो आप तो सीधे बर्खास्तगी की मांग पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं बताया कि जो घोषणा पत्र में जो हेमंत सोरेन जी अपना लेकर के आए थे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आवास का मुद्दा हो, चाहे वो भत्ता का मुद्दा हो, पहले करा दीजिएगा चुनाव क्या? नहीं, जब आप फेलियर नजर आ रहे हैं तो हम लोग तो यही मांग करेंगे कि सरकार को बर्खास्त करके और पुनः जो है चुनाव कराया जाए, क्योंकि हम लोग इसमें राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी आपने ली थी, आज 4 साल पूरा होने जा रहा है। वन इलेक्शन की बात करते हैं और फिर इस तरह आपने पहले सवाल पूछे, क्या प्रोग्रेस है, क्या वहां पर काम किया जा रहा है, इससे पहले आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। ये तो बड़े 2 तरह की बात हो गई। कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, कभी आप कह रहे साल भर पहले आप सरकार बर्खास्त करवा देंगे। नहीं, जनता जो अभी कष्ट में है और जितनी समस्याएं जनता को हो रही है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो कि जनता को सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, और कब तक जनता झेलेगी। जब 4 साल में इस तरह की चीजें निकल करके आई हैं और जनता में काफी आक्रोश है। मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और कहते हैं खान जी के निशिकांत दुबे जी ने क्या विकास किया। उनको मैं अनेकों बार गिना दे रहा हूं कि हमारे तत्कालीन सरकार में भी जो चीजें विकास हुई हैं उनको भी मैं गिना रहा हूं। लेकिन झारखंड प्रदेश में अभी जो वर्तमान जो हाल है बहुत ही चिंताजनक है, चाहे वो आदिवासी समुदाय बाहुल क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। अभी मैम एक चीज अभी मैं कहना चाहूँ कि हाल में प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा हुआ था और उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपया पूरे देश के आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने घोषणा की थी झारखंड की धरती पे ही। और उस मंच पे खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे और आदिवासियों के लिए जो झारखंड सरकार का जो कार्य है उसका उन्होंने सराहना भी किया था। तो प्रधानमंत्री का झारखंड के मुख्यमंत्री का सराहना करना कि आदिवासी के लिए यहाँ की सरकार कुछ बेहतर कर रही है, और यहाँ के सांसद का सदन में यह कहना कि वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों के विरोध में काम करे, तो ये तो कहीं न कहीं 2 अलग अलग बयान एक ही पार्टी से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, सांसद महोदय कुछ और कह रहे हैं। चुनाव से पहले कुछ और बयान, जीत के बाद कुछ और बयान। सिद्धू कान्हू जी की धरती है, भगवान बिरसा की धरती है, फूलो झानो की धरती है, जिस पर हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी हमेशा वोट लेते आए और आज तक उनकी परिवार की सुधि कभी लेते नहीं नजर आए। और आए दिन चैनलों में भी आप देखते होंगे कि उनके जो भी परिवार हैं कोई भी उनको सरकारी योजना का लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आप राजनीतिक का अगर बात करते हैं तो खुद हेमंत सोरेन जी आदिवासी होकर के आदिवासी जातियों का, जो पहाड़िया जनजातियों का जो उनको विशेष, ठीक है भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नहीं कर पाई, 5 साल आपको अगर जनाधार मिला है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनके परिवार की तरफ से इस तरह का बयान क्यों आ रहा है। फिरोज खान जी, आपको इस पर विचार करना चाहिए। फिरोज खान जी, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आदिवासी इलाके में केंद्र सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है उसका भी उपयोग नहीं किया जाता, कोई योजना कोई लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ खाली बोलने पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादा दिन तक ये लोग नहीं चलेगा। भले ही आज ये लोग 3 राज्य में चुनाव जीता, कैसे जीते, किस तरह जीते, ईवीएम सेट था, क्या सेट था, कैसे करके जीत गए। जितना क्या पता चल गया, आप खुद देख रहे हैं खान जी।
नहीं देख रहे हैं। डिबेट में तो आप ही ने कहा था 3 तारीख को पता चलेगा। घमंड में मत रहिए, घमंड में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो चीजें निकल करके आई है, जनाधार जो मिला है। कांग्रेस को भी 450 लोकसभा सीट आया था, कांग्रेस ने कभी घमंड नहीं किया। ठीक है, अभी आपकी बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ 65-70 सालों में कांग्रेस ने काम किया, लेकिन जो एक रेशियो जो 14 साल में निकल करके मोदी जी की सरकार में जो आया है, वो कहीं न कहीं कई गुना बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के महागठबंधन कहिए चाहे कांग्रेस की सरकार कहिए, जो भी काम हुआ है उसमें कुछ काम हुआ है। कांग्रेस 14 साल में जो काम हुआ है कई गुना उसका अगर अनुपात निकाला जाए बहुत ज्यादा है, इसको आपको मानना चाहिए। जो 500 वर्षों से फिरोज खान जी, साल भर अभी आपके पास है, 3 राज्यों में जिस तरह की परफॉर्मेंस कांग्रेस की आई है, उसके बाद मुझे लगता है सबक तो आपको मिल ही गया होगा। अब भी यदि कोई कोर कसर और जनता के साथ कोताही बढ़ती गई तो फिर अगला साल 24 में 2 चुनाव है। कांग्रेस को जो है बीजेपी ने नहीं हराया है, कांग्रेस को कांग्रेसियों ने हराया है। जो आरएसएस के जो लोग हैं, आरएसएस के दिमाग वाले लोग हैं, उन लोगों ने हराया। अब आपने की मुद्दे की बात, हाँ, यही बात जब हम लोग पहले कहते थे तब तो आप कहते थे कि नहीं, पार्टी के अंदर भी कुछ नहीं है, आपके गठबंधन के साथ भी सब बढ़िया है। एकदम कैसे नहीं। अब राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया। नहीं तो फिरोज खान जी, ये बात तो अब आप मान रहे हैं ना, और आप तो मान भी रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े नेताओं का क्या? आप 10 कंपनियों के ईंट से मकान बनाएंगे ना तो दे दिया नेताओं को। चलिए ये बताइए पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके बाद कुछ सबक मिलेगा झारखंड में, या फिर झारखंड में भी अगले साल ऐसे ही कुछ होने वाला है? नहीं, झारखंड में सबक एकदम मिलेगा। 1 साल बचा हुआ है। अगर झारखंड के लोग, झारखंड नेता नहीं सुधरे और सच्चे कार्यकर्ताओं को, ईमानदार कार्यकर्ताओं आगे नहीं लाए, देखिए फिर नहीं लाएंगे तो फिर वही यही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग हारेंगे, अपने घर में बैठ जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता बेचारा क्या करेगा? तो बीजेपी की रणनीति का क्या प्लान है आपके पास? बीजेपी तो तैयारी कर रही है 2024 की अभी से। नहीं, एकदम बीजेपी तो अंग्रेज वाला चाल से ये फूट डालो, हुकूमत करो। प्रधानमंत्री जी आते हैं झारखंड में, तारीफ करके जाते हैं कि भाई झारखंड में आदिवासी। नहीं तो आप झारखंड में क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा या फिर आप भी जातीय जनगणना और इस तरह के मुद्दे ढूंढ के लाइएगा? झारखंड में तो काम चल रहा है, काम विकास का काम हो रहा है, लेकिन नहीं फिरोज खान जी, काम चल रहा होता तो वो 4 मौतें नहीं होती ना। देखिए कब तक काम चलेगा? 4 साल पूरा होने को है, दिसंबर में बीमारियां। अच्छा, लॉकडाउन में मरा तो किसका? केंद्र सरकार का दोष था उसमें, मोदी जी का दोष था। बताइए, जीएसटी में लोग लाइन में लग के मर गए। लॉकडाउन पीरियड में हमारे सांसद जो है उनका विकास देख लीजिए। गोड्डा विधानसभा हमारे गोड्डा में अडानी जी का विकास हो रहा है। अडानी जी को आप लोगों ने जगह दिया है ना पूरा पावर प्लांट बनाने के लिए। अडानी के बाद 400 मेगावाट जो बिजली हेमंत सरकार को देना चाह रही है, वो सब्सिडी रेट में मांग रहे हैं। इस कारण जो झारखंड सरकार को जो पर्याप्त बिजली 85 मेगावाट, उसके जगह में 10-20 मेगावाट मिल रही है। और विद्युत का जो है लोड शेडिंग किया जा रहा है। आपको जमीन हमारा नहीं है, जमीन हमारा, जमीन झारखंड का, सब कुछ झारखंड का। और झारखंड सरकार को बिजली यहाँ पर जो ग्रिड का एक्सटेंशन काफी ज्यादा था, तत्कालीन सरकार में ग्रिड को नजदीक लाने का काम किया, ग्रिड इंस्टॉल हुआ। अडानी का जो है आना हुआ। अडानी जो 400 मेगावाट पावर देना चाह रही है झारखंड सरकार को कि गोड्डा में निर्बाध बिजली मिल सके, और झारखंड सरकार कहती है कि सब्सिडी रेट में अडानी को आप ही लोग आए ना झारखंड में। सरकार बिजली नहीं देना चाह रही है, बिजली नहीं मिल पाती है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के लोगों को कोई दिया आपने? दीपक जी के पास आती हूँ मैं। दीपक जी, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं बातचीत चल रही है, एक तरफ अडानी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, क्या लगता है आपको कि कौन किस पर ज्यादा हावी नजर आएगा आगे आने वाले चुनाव की यदि बात करें? कहीं न कहीं मैम जो 3 राज्यों में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो खुद ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी, और छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात करें तो कहीं न कहीं ये चीज था कि वहां पे भाजपा को जो एक बढ़त मिली, और एक तो एंटी इनकम्बेंसी था ही, और दूसरी चीज है कि कहीं न कहीं मोदी मैजिक था। मोदी जी ने जो गारंटी वाले शब्द की बात की थी, वह शब्द कहीं न कहीं काम किया। मोदी की मैजिक वहां पे चली। लेकिन वहां पे एक चीज यह भी देखा जाएगा कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। वहां पे बेरोजगारी के मुद्दे पे या आर्थिक विकास के मुद्दे पे या और भी जो मुद्दे होने उस पर नहीं लड़ा गया। कहीं ना कहीं वो एक पर्सनैलिटी दोनों जगह पे कहीं ना कहीं खुद माननीय प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया,
और जनता ने उनको वोट किया, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। जहां तक झारखंड की बात है, तो झारखंड में जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने काम किया है, वो कर भी रही है। हाँ, ये बात है कि जनता के वायदे को वो कितना खड़ा उतर पाती है, जब उनका वर्क कार्ड आएगा 1 साल के बाद तो जनता देखेगी। लेकिन अगर यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी होती है तो निश्चित है कि यहाँ पे बदलाव आ सकता है, क्योंकि झारखंड में कहीं न कहीं कोई लहर काम नहीं करता है। झारखंड में जनता कम से कम ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे जमीन पर अगर काम होगा में, तो यहाँ पे कोई भी लहर या मैजिक काम नहीं करेगा। लेकिन अगर काम नहीं होगा, फिर जनता सत्ता में परिवर्तन चाहेगी। सच्चिदानंद जी, देखिए मैम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन जी ने जो कहा था, किसानों का 2 लाख रुपया कर्ज माफी करूंगा, राज्य के निजी क्षेत्र में 75% जो है नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिलेगी, और ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया मिलेगा। गरीब परिवार जो है उनको 72,000 तक सालाना आर्थिक मदद की जाएगी। अनुबंध कर्मियों को जो है अस्थायीकरण किया जाएगा, और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके बहाली की प्रक्रिया की जाएगी। एक वर्ष में 3-4 बार जेपीएससी कंडक्ट कराने की बात उन्होंने की थी। ये सारे जितने भी वायदे थे, इस पर फिरोज खान जी, और जो है इसको ढांकने के लिए डिबेट में कुछ भी कुतर करके खान जी, फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। सच्चिदानंद जी, झारखंड के लोग बहुत समझदार है। 3.25 करोड़ जनता है। डुमरी में जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि झारखंड सरकार 3.25 करोड़ जनता की सरकार है। भाजपा वाले लोग जितना भी कोशिश कर ले, झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देखिए आज हमारी सरकार चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग आराम से है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ भाजपा के लोग काम करने देते आते कि अभी 3 राज्य चुनाव जीते नहीं है, कैसे जीते, कैसे आपका सब एग्जिट पोल, मीडिया का एग्जिट पोल सब दिखा रहा था कि 2 राज्य खाली मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी आने वाली है, छत्तीसगढ़ राजस्थान कांग्रेस आएगी और तेलंगाना कांग्रेस आएगी। लेकिन एग्जिट पोल में कुछ और दिखा, ईवीएम में कुछ और था। अभी लोग कैसे चुनाव जीते हैं, क्या हुआ है? नहीं, लेकिन फिरोज खान जी ईवीएम में आप सवाल उठा रहे हैं। 2 राज्यों में तो आप ही की सरकार थी ना, आप ही का प्रशासन, आप ही का मैनेजमेंट। ईवीएम है लोकल गवर्नमेंट या कुछ है, थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल है, क्या नहीं है। पहले बीजेपी वाले बड़े इतना से जीतेंगे, उतने जीतेंगे, इनको सपना आ जाता है क्या? ठीक है। फिलहाल फिरोज खान जी 1 साल है आपके पास, आप अपना रिपोर्ट कार्ड सुधार रहे, और जनता के मन में यदि पैठ बना पाते हैं तो 24 का नतीजा क्या आएगा ये जनता बताएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। फिरोज जी बहुत धन्यवाद, दीपक जी बहुत धन्यवाद, और सच्चिदानंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से झारखंड की सियासी फिजाओं में और साथ ही साथ विधानसभा में जिस तरह की मांगे उठना शुरू हुई हैं, ऐसे में हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने की शुरुआत कर दी है। देखना यह होगा कि जनता के साथ ही साथ 24 तक जनता के मन में आखिर कौन। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।